नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है। वो करीब 1000 करोड़ रुपया कमाते हैं हर दिन। रोनाल्डो और राफेल नडाल जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स उनके प्रोडक्ट यूज करते हैं। पर क्या आप बिलीव करोगी, जो नाइकी को बिल्ड किया है वो खुद एक फेल्ड एथलीट था और उसने अपनी बिजनेस की शुरुआत अपने कार के डिग्गी से शू बेचने से शुरुआत की थी। ये कहानी है नाइकी की फाउंडर फिल नाइट की। बचपन से ही वो काफी तेज दौड़ते थे और उनकी लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम था एक ग्रेट एथलीट बनना। स्कूल और कॉलेज में उन्होंने अपने रनिंग में बहुत ज्यादा काम किया और कई रेसेस जीती। रनिंग के साथ साथ फिल ने अपने एजुकेशन को भी रनिंग रखा। वो अभी भी रनिंग को कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन एक सुबह उनसे रियलिटी का सामना हुआ। उस वक्त वो अपने स्टेट के तो बहुत बड़ा एथलीट बन चुके थे, लेकिन वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एथलीट तभी भी नहीं बन पाए थे। सैडली ही वॉज गुड बट नॉट ग्रेट। वो अब 24 साल का हो गए थे और एक बड़ा एथलीट बनने का अब कोई स्कोप बचा नहीं था। इसीलिए उसी सुबह वो एक दुखी मन से बैठ के उस दिन ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये उनका एथलीट कैरियर का द एंड है। एक एलीट एथलीट बनने के अपने सपने से वो फेल्ड हो चुके थे, लेकिन तब भी वो ऐसा कुछ करना चाहते थे कि वो हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़ा रहे। फिल भी अलग एथलीट की तरह अपने रनिंग शूज से बहुत डीपली कनेक्टेड थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो शूज का बिजनेस करेंगे। फिल को याद आया कि उन्होंने अपने MBA के दौरान कई हफ्तों की स्टडी की थी और रनिंग शूज की बिजनेस के ऊपर एक डिटेल पेपर लिखा था। रिसर्च में उन्हें पता चला कि जापानीज कैमरा कंपनीज ने अपने लो प्राइस और बेटर क्वालिटी के चलते अमेरिकन कैमरा मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था और उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग जापानीज शू भी सिमिलर कैमरा की तरह काम कर सकता था और उस टाइम की सबसे बड़ी शू कंपनी एडिडास और प्यूमा को ओवरटेक कर सकता था। अपने इस कॉलेज के रिसर्च के ऊपर इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करने का एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जापान के टाइगर ब्रांड के शू को इंपोर्ट करके USA में सेल करेंगे। टाइगर की शूज ओनित्सुका नाम की जापानीज कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी, इसीलिए फिल ने अपनी पूरी सेविंग्स इकट्ठा किए और फ्लाइट लेके सीधा जापान पहुंच गए। और फाइनली फिल जापान पहुंचने के बाद ओनित्सुका कंपनी के पास कॉल करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। मीटिंग से पहले वो काफी नर्वस थे। एक यंग लड़का जो नेचर से काफी शाय और इंट्रोवर्टेड था, वो सडनली जापान के इतने बड़े एक शू कंपनी के साथ डील करने के लिए निकल पड़ा था। ऊपर से ओनित्सुका की एग्जीक्यूटिव ने मीटिंग के शुरुआत में ही फिल से अपने कंपनी का नाम पूछ लिया। पता नहीं कैसे, लेकिन फिल के दिमाग में अचानक उनके घर में रखे हुए ब्लू रिबन की याद आई। ब्लू रिबन जो उन्होंने कई रेसेस जीत के हासिल करके रखे थे और फिल के मुंह से सडनली ब्लू रिबन निकल गया। उन्होंने कहा कि वो ब्लू रिबन नाम के कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन ओनित्सुका की एग्जीक्यूटिव इस नाम को सुन के खुश थे। मीटिंग आगे बढ़ी और फिल ने अपने कॉलेज के लाइन्स को लाइन बाय लाइन रख दिया। एंड में ओनित्सुका की एग्जीक्यूटिव इतने खुश हुए कि उन्होंने डायरेक्ट फिल से कहा कि वो चाहते हैं उनकी कंपनी ब्लू रिबन अमेरिका में टाइगर्स की शू सेल करे। इट वाज अ डील। फिल ने अपना एड्रेस दिया और उनसे बोला कि टाइगर्स के कुछ सैंपल शू उनके वहां पे पहुंचाए। उस वक्त फिल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने ओनित्सुका को शू सैंपल्स की पैसे ट्रांसफर कर दिए और फिर अमेरिका लौट के सैंपल्स का इंतजार करते रहे, लेकिन पूरे 4 महीने बीत गए, लेकिन कोई शूज सैंपल नहीं आए। फिल के लेटर के जवाब में ओनित्सुका ने कहा कि शूज का सैंपल जल्द ही आ जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। फिल ने अभी तक होप नहीं छोड़ी थी, लेकिन शूज के आने तक उन्हें एक जॉब चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट का जॉब ले लिया। ओनित्सुका से मीटिंग को अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके थे और फिल ने ऑलमोस्ट होप खो दिया था कि तभी कस्टम्स से एक नोटिस आता है। जापान से टाइगर्स के 12 शूज सैंपल के तौर पे आ चुके थे। फिल ने शूज को कलेक्ट करने के बाद उन्हें बिना सोचे अनबॉक्स किया और सबसे पहले ये शूज अपने कॉलेज के कोच बिल बोरमैन को दिखाई और अपने बिजनेस प्लान के बारे में भी बताया। बोरमैन को वो शूज इतना पसंद आया कि अगले ही दिन वो फिल को 50% पार्टनरशिप का ऑफर दे दिया। इस ऑफर से फिल काफी सरप्राइज थे। अपने पूरे कोचिंग कैरियर के दौरान बिल बोरमैन अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा क्लोज थे तो वो थे शूज। सालों से शू के डिजाइन करते करते वो शूज मार्केट में एक एक्सपर्ट बन चुके थे। उनका पूरा फोकस शूज को लाइट वेट बनाने में रहता था। वो अक्सर बिना पूछे अपने स्टूडेंट्स के शूज ले लेते थे और उन शूज को टियर करके उनमें कई दिनों तक माइनर मॉडिफिकेशंस करते थे। साथ में बिल बोरमैन एक नेचुरल कोच और जीनियस लीडर भी थे। फिल और बाकी रनर के लिए वो एक गॉड लाइक फिगर थे और वही गॉड लाइक फिगर
फिल का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। इट वॉज अ नो ब्रेनर। फिल ने बोरमैन से हाथ मिलाया और अब वो दोनों 50-50 पार्टनर्स थे। फिल ने उसी दिन ओनित्सुका को एक लेटर लिखा, साथ में $1000 की कॉस्ट पे 300 शूज का पहला ऑर्डर भी दे दिया। इस बार शूज टाइम पे आ गया और साथ में ब्लू रिबन को वेस्टर्न यूएसए की डीलरशिप भी मिल गई। फिल को इसी का इंतजार था। फिल ने तुरंत अपनी अकाउंटेंट की जॉब को छोड़ दी ताकि वो पूरा फोकस बिजनेस में कर सके। उन्होंने शूज को अपने पेरेंट्स के घर के बेसमेंट में स्टोर किया और अब यही ब्लू रिबन का ऑफिस था और अब बारी थी इस शूज को बेचने की। फिल ने कई स्पोर्ट्स शॉप को टाइगर शूज बेचने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सभी ने अपने शॉप में टाइगर शू को बेचने के लिए मना कर दिया। फिल के पास खुद के शॉप खोलने के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। फिल अपने कार के डिग्गी में शू बॉक्सेस को भर के जहाँ भी कोई एथलीट कंपटीशन होता था वहाँ पे पहुँच जाता था। और रेस के बाद कोचेस, एथलीट्स और स्पेक्टेटर्स से बात करते थे एंड उनको अपने शूज प्रेजेंट करने लगे। फिल ने पहले भी सेल्स की ट्राई की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। लेकिन इस बार कस्टमर की रिस्पांस ने खुद फिल को भी शॉक कर दिया। उनके शूज हाथों हाथ बिक रहे थे। वो खुद एक एथलीट रह चुके थे और एथलीट की प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए वो कस्टमर्स को इजीली कन्विंस कर पा रहे थे कि टाइगर्स के शू उनके लिए बेस्ट है। केवल 2 महीनों में वो 300 पेयर्स की शूज बेच दी थी और इस बार सीधा 900 टाइगर शूज का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उनकी टोटल कमाई केवल $2000 हुई थी और ऑर्डर का टोटल कॉस्ट $3000 था। इसीलिए फिल ने पहली बार $1000 का बैंक से लोन मांगा। बैंक ने भी ब्लू रिबन का स्ट्रॉन्ग बिजनेस देखते हुए लोन अप्रूव कर दिया। फिल के पास फाइनली एक ऐसा कैरियर था जिसे वो डीपली एंजॉय कर रहे थे। बिल बोरमैन जैसा एक ट्रस्टेड पार्टनर था और एक ऐसा प्रोडक्ट था जो अपने आप ही बिक रहा था। इन शॉर्ट, फिल वॉज हैविंग ए ग्रेट टाइम। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। फिल के नाम पे एक लेटर आया। ये लेटर एक रेसलिंग कोच ने लिखा था। ये क्लेम कर रहा था कि वो रिसेंटली जापान में ओनित्सुका से मीटिंग करके लौटा है और ओनित्सुका ने उसे पूरे अमेरिका का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया है। उस कोच ने फिल को इमीडिएटली टाइगर शूज का बिजनेस बंद करने के लिए कहा। फिल के बिजनेस में केवल 2 महीने ही हुए थे कि अब वो बंद होने की कगार में आ चुके थे। उन्होंने तुरंत ओनित्सुका को क्लैरिफिकेशन मांगते हुए एक लेटर लिखा, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए फिल ने डिसाइड किया कि वो जापान जाएंगे और ओनित्सुका को कन्फ्रंट करेंगे। फिल ने मीटिंग के दौरान एक क्लैरिफिकेशन किया कि उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्स का आर्गुमेंट दिया और उन्हें अपना फ्यूचर प्लान्स भी समझाए। अगले दिन उनका मीटिंग सीधा कंपनी के ओनर मिस्टर ओनित्सुका से हुई और फिल से मिलते ही ना जाने कैसे, लेकिन उनको फिल के ऊपर ट्रस्ट हो गया। मिस्टर ओनित्सुका ने कहा कि फिल का पैशन देखते हुए उन्हें अपनी यंग डेज की याद आ रही है और इसी के साथ उन्होंने फिल को दोबारा वेस्टर्न अमेरिका की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी। फिल वाज रिलीव्ड, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई और उन्होंने दूसरे सिटी में एक्सपेंड करने के लिए जेब जॉनसन नाम का एक सेल्समैन भी हायर कर लिया था। जेब की खासियत ये थी कि वो भी फिल की तरह एक एथलीट रह चुके थे और अपने काम को लेकर एक्सट्रीमली पैशनेट था। इसीलिए बिजनेस का दूसरा पाल ही इतना ग्रोथ हुआ कि बिजनेस $16000 तक पहुंच गया। लेकिन सरप्राइजिंगली यही उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आ गया। फिल बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते थे, इसीलिए वो ओनित्सुका की एक ऑर्डर बिकते ही डबल या ट्रिपल ऑर्डर दे देते थे। साथ में बैंक से लोन भी लेना पड़ता था। बेसिकली 1 साल के बिजनेस के बाद ब्लू रिबन के ऊपर $1000 से भी ज्यादा लोन चढ़ चुका था और कैश फ्लो नेगेटिव था। इसी के चलते बैंक्स ने फिल को और ज्यादा लोन देने से मना कर दिया और सडनली बिजनेस को चलाने के लिए कैश था ही नहीं। ब्लू रिबन का सर्वाइवल के लिए फिल को कैसे भी पैसों का इंतजाम कर रहा था। इसीलिए फिल ने वापस से एक अकाउंटेंट की जॉब ले ली PwC में और अपनी पूरी सैलरी बिजनेस में इन्वॉल्व करने लगे। दूसरी तरफ उनके पार्टनर बिल बोरमैन टाइगर्स की शू को बेटर बनाने में लगे थे। बोरमैन ने नोटिस किया अमेरिकन की बॉडी जापानीज की कंपैरिजन में ज्यादा लंबी और चौड़ी होती थी, इसलिए उनके शूज भी डिफरेंट होने चाहिए थे। उन्होंने शूज का नाम कॉर्टेज रखा। ओनित्सुका ने कॉर्टेज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और ये शू अमेरिका में आते ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। फिल के मैनेजमेंट और बोरमैन की शू डिजाइन के चलते अगले 5 सालों में अमेरिका में टाइगर शू और द टॉप शू में चेंज हो गए। 1971 तक सेल्स 1.3 मिलियन तक पहुंच गए थे और बिजनेस हर साल डबल हो रहा था। और इसी के साथ
फिल ने अपने जॉब क्विट करके ब्लू रिबन को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था कि तभी जापान से एक बहुत बड़ा झटका आता है। ब्लू रिबन की सक्सेस को देखते हुए ओनित्सुका के अंदर लालच आ गया। वो अब टाइगर सूज से हुई पूरी कमाई को खुद रखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने फिल को एक अल्टीमेटम दे दिया, वो किसी और को अमेरिका का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देगा। फिल काफी हर्ट और सॉफ्ट फील कर रहे थे। ये उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। ब्लू रिबन को खरीदने की बात करके ओनित्सुका ने सारी लिमिट्स पार कर दिए थे और इसीलिए फिल ने अपना लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। फिल ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि ये वो मोमेंट है जिनका हम लोग अंदर ही अंदर वेट कर रहे थे। किसी और के ब्रांड को बेचने का टाइम अब खत्म हो चुका है। अब टाइम है अपना खुद का ब्रांड बनाने का। इसीलिए उन्होंने ओनित्सुका के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी और अब खुद के ब्रांड टूल्स मैन्युफैक्चर करने लगे। सबसे पहला स्टेप था एक नया लोगो बनाना। फिल चाहते थे कि उनका शू ब्रांड का लोगो शू के साइड में फिट हो सके। उन्होंने लोगो डिजाइन के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर स्टूडेंट को हायर कर लिया। कुछ दिन बाद उस स्टूडेंट ने कई डिजाइन दिखाए, लेकिन एम्प्लॉयज ने उसमें से एक कर्व और थिंक चेक मार्क वाले लोगो को पसंद किया। फिल ने उस ग्राफिक डिजाइनर वाले स्टूडेंट को उनके हेल्प के लिए थैंक यू किया और $35 की फी पे कर दी और वो नाम था नाइकी। ग्रीक में विक्ट्री की गॉडेस को नाइकी कहा जाता है, इसीलिए ये नाम सुटेबल था और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इसके बाद फिल ने एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को शूज बनाने के लिए हायर कर लिया। नाइकी ने उन्हें डिजाइन भेजे और शूज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गए। लेकिन अनलाइक टुडे, उस समय नाइकी को कोई नहीं जानता था। प्लस एडिडास, प्यूमा और अब खुद टाइगर जैसी ब्रांड नाइकी के लिए एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर थे जो किसी भी नए ब्रांड को क्रश करने के लिए काबिल थे। इसीलिए फिल ने नाइकी के मार्केटिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड की जो 1970 में कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने देखा कि दूसरे रनर्स उन्हीं ब्रांड का शूज पहनने में पसंद करते थे जिस ब्रांड के शूज वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स पहनते थे। फिल की दूसरी स्ट्रेटेजी थी अपने सेल्स टीम को स्ट्रेटेजिकली चुनना। नाइकी की सेल्स टीम में हमेशा ऐसे लोगों को हायर किया जाता था जो या तो खुद एथलीट्स रह चुके थे या फिर एथलेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे। इन दो स्ट्रेटेजीज के अलावा फिल ने अपना एक्सपीरियंस, ओल्ड कस्टमर बेस और बोरमैन के शू डिजाइन का फायदा उठा के नाइकी को ग्रो किया। एज ए रिजल्ट 1980 तक नाइकी 2700 एम्प्लॉयज की टीम बन चुकी थी, $270 मिलियन की सेल टच कर ली थी और एडिडास को बिल्ड करके यूएसए की सबसे बड़ी एथलेटिक शू कंपनी बन गई। फिल को फाइनली लगने लगा कि उन्होंने पूरे यूएसए की सबसे स्ट्रॉन्ग एथलेटिक्स ब्रांड बना ली। लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसी कंपनी की जिसने नाइकी को पूरी तरीके से हिला के रख दिया और वो कंपनी थी रीबॉक। नाइकी का पूरा फोकस हमेशा के लिए अपने शूज को स्पोर्ट्स के लिए बेटर बनाने का था। लुक्स और स्टाइल उनका फोकस कभी भी नहीं था। लेकिन 1980s में फैशन ट्रेंड और एथलेटिक शूज की टेस्ट में एक मेजर चेंज आया। अब लोगों को केवल एक स्ट्रॉन्ग और बेटर परफॉर्मेंस वाला शू नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था एक ऐसा शूज जो परफॉर्मेंस के साथ साथ लुक्स में भी अट्रैक्टिव हो और तभी रीबॉक कस्टमर्स को वही दे रहा था। इवेंचुअली कस्टमर्स का कनेक्शन नाइकी के साथ टूटने लगा था। कंपनी को पहली बार बहुत ज्यादा लॉस हुआ और कई एम्प्लॉयज को कंपनी छोड़ना भी पड़ा। 1986 में रीबॉक नाइकी को सरपास करके यूएसए का सबसे बड़ा शू ब्रांड बन चुका था। नाइकी को अब सर्वाइव और ग्रो करने के लिए जल्द ही अब कुछ स्ट्रेटेजी अपनाना था और इस काम के लिए नाइकी ने चुना एक मैजिकल बास्केटबॉल प्लेयर को, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन उस समय बास्केटबॉल के एक इमर्जिंग प्लेयर थे और फिल को मालूम था कि वो फ्यूचर में बास्केटबॉल के एक सबसे बड़े प्लेयर बनने की काबिलियत रखते हैं। इसीलिए नाइकी ने जॉर्डन को एज ए ब्रांड एम्बेसडर हायर किया। साथ में नाइकी ने माइकल जॉर्डन के नाम पे एयर जॉर्डन नाम के बास्केटबॉल स्नीकर भी लॉन्च कर दिए। एयर जॉर्डन से पहले बास्केटबॉल शूज काफी ऑर्डिनरी और बोरिंग होते थे, लेकिन एयर जॉर्डन ने अपने बोल्ड कलर्स और स्टाइलिश डिजाइन के चलते बास्केटबॉल शूज के ट्रेंड को रातों रात हिला के रख दिया। एयर जॉर्डन वो हिस्टोरिकल शूज बने जिसने पूरे वर्ल्ड में स्नीकर कल्चर की शुरुआत की। ऑल्सो उस समय माइकल जॉर्डन भी फिनोमिनल फॉर्म में थे। माइकल जॉर्डन गेम्स के समय इन शू को पहन के प्रोमोट तो करते ही थे, साथ में नाइकी ने माइकल के साथ इन शूज के एड्स भी निकाले। इन सभी के कारण एयर जॉर्डन परफॉर्मेंस और स्टाइल का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन गया था। लॉन्च के पहले ही साल नाइकी ने $100 मिलियन की एयर जॉर्डन बेचे और फाइनली रीबॉक को वापस ओवरटेक कर लिया। इस सक्सेस के बाद नाइकी
कभी नहीं रुका। 1990s में उन्होंने ग्लोबली एक्सपैंड किया, एक के बाद एक कंट्रीज को कॉन्कर करते चले गए। शूज के अलावा बाकी स्पोर्ट्स वेयर में एंट्री ली और आज के दिन करीब 12 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ नाइकी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कल्चरल ब्रांड बन गया। फिल और नाइकी की जर्नी सच में फिनोमिनल है और इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है एग्जीक्यूशन। फिल ने अपनी बुक शू डॉट में कहा है, लेट एवरीवन एल्स लेट योर कॉल आइडिया क्रेजी, जस्ट कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, डोंट इवन थिंक अबाउट स्टॉपिंग अंटिल यू गेट देयर। मतलब चाहे कोई भी कुछ कहे, आप किसी आइडिया को लेकर पैशनेटेड हो तो कैलकुलेटेड रिस्क लो और उसे एग्जीक्यूट करो। और नाइकी के टैगलाइन भी यही कहते, जस्ट डू इट। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।